हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिगल फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम कूलम्ब गेज और लॉरेंस गेज को डिस्कस करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल क्या होता है वो डिस्कस किया था और हमने गेज ट्रांसफॉर्मेशंस देखे थे। तो अब हम कूलम्ब गेज और लॉरेंस गेज देखेंगे। Every vector is unique only if its divergence and curl are well defined. तो वेक्टर तभी यूनिक होगा जब उसका हम डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों डिफाइन कर सकते हैं। सो वी कैन गेट एवरी इंफॉर्मेशन ऑफ दैट वेक्टर लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर उसका डाइवर्जेंस और कर्ल डिफाइंड होगा तो उसके बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस और कर्ल और मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस और कर्ल, ये चारों चीज़ें जो है वो डिफाइंड है। ये इसे हमने कल देखा था। ये चारों जो है वो मैक्सवेल्स इक्वेशन है। डाइवर्जेंस ऑफ ई रो अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो होता है, जहाँ पे रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है और एप्सिलॉन ज़ीरो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है। फिर कर्ल ऑफ ई वेक्टर डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर माइनस डेल बी बाई डेल टी है। यहाँ पे बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर ज़ीरो होता है और कर्ल ऑफ बी वेक्टर मतलब कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू ज़ीरो जे वेक्टर होता है, जहाँ पे जे वेक्टर करंट डेंसिटी है। तो ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। नाउ वेक्टर पोटेंशियल ए इज वेक्टर बट वी हैव ओनली इट्स कर्ल एज वेल डिफाइंड। तो वेक्टर पोटेंशियल हमने कल देखा था, उसे ए से डिनोट किया था, और जो हमारा स्केलर पोटेंशियल था उसे हमने वी रखा था। तो हमने कल एक इक्वेशन डिराइव किया था, उसमें बी वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए था। तो वहाँ पे उसका कर्ल वेल डिफाइंड है। सो विथ टाइम ई वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ एंड रो एंड जे वेक्टर डिपेंड्स ऑन द ए वेक्टर। तो जब भी हम टाइम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो ए पे डिपेंड होते हैं रो और जे वेक्टर। सो इट्स डाइवर्जेंस ऑल्सो वेल डिफाइंड फॉर इजीनेस ऑफ मेजरमेंट। तो उसके इजीनेस के लिए उसका डाइवर्जेंस भी डिफाइन करना पड़ता है। अब कूलम्ब गेज, तो उसके लिए इन मैग्नेटोस्टैटिक्स वी हैव डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर ज़ीरो, ये हमने सपोज किया है। सो फ्रॉम इक्वेशन डेल स्क्वायर वी प्लस डेल अपॉन डेल टी डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर दैट इज डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर विच इज इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। तो ये हमने कल डिराइव किया था जब हम रो ऑफ आर टी और जे ऑफ आर टी को वेक्टर और स्केलर पोटेंशियल के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, तब हमने ये इक्वेशन डिराइव किया था। तो इस इक्वेशन में अब हम पुट करेंगे डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हम ज़ीरो पुट करेंगे तो ये जो प्लस के बाद डेल अपॉन डेल टी इन ब्रैकेट डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये जो टर्म है वो पूरी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो का टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन भी ज़ीरो ही होगा, तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा डेल स्क्वायर वी विच इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। तो खास ये टर्म हमने कल डिराइव की थी, स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल हमने देखा था उसमें। तो वहाँ से हमने ये पूरा इक्वेशन लिया और उसमें हमने डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो को पुट किया। तो उसको पुट करेंगे तो हमारे पास खाली डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, यही बचेगा। तो दिस इज पॉइसन इक्वेशन एंड कैन बी सॉल्व बाय सेटिंग v इज इक्वल टू ज़ीरो एट इन्फिनिटी। तो ये जो इक्वेशन हमें मिला वो पॉइसन्स इक्वेशन है और उसको सॉल्व हम कर सकते हैं v इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब पोटेंशियल को ज़ीरो लेके इन्फिनिटी पे। तो उसका हम v ऑफ आर टी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन ज़ीरो क्यू अपॉन आर। तो हम पोटेंशियल को k क्यू अपॉन आर लिखते थे, जहाँ पे k क्या है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन ज़ीरो। तो हमें v ऑफ आर वेक्टर और टी टाइम पे हमें पोटेंशियल मिला वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन ज़ीरो क्यू अपॉन आर। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, वो हम आगे देखते हैं। नाउ हमें पता है क्यू अपॉन वी इज इक्वल्स टू रो होता है,
तो यहाँ पे हमें क्यू की वैल्यू, आगे जो इक्वेशन देखा उसमें हमें क्यू की वैल्यू पुट करनी है, इसलिए हम क्यू को हेड ऑफ द इक्वेशन बनाएंगे। तो क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रो डी टो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है तो पूरे वॉल्यूम का इंटीग्रेशन होगा तो डी टो हो जाएगा। तो वी ऑफ आर टी इज इक्वल्स टू 1/4πε0। क्यू की जगह पे हम इंटीग्रेशन रो ऑफ आर डैश वेक्टर टी और डी टो डैश अपॉन आर। तो यहाँ पे आर डैश वेक्टर जो है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स। तो आर डैश वेक्टर है वो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है। एंड डी टो डैश इज द वॉल्यूम ऑफ सोर्स, और जो सोर्स है उसका वॉल्यूम डी टो डैश है, उसका एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट हमने कंसिडर किया है डी टो डैश। बट एज वी नो ओनली वी डजंट गिव ई वेक्टर। तो हमने कल जो इक्वेशन लिखे थे उसमें ई वेक्टर हमें खाली वी से नहीं मिलता था, उसके लिए हमें वेक्टर पोटेंशियल ए को भी डिफाइन करना पड़ता था। वी हैव टू नो ए वेक्टर एज वेल, मतलब खाली स्केलर पोटेंशियल से हमें ई वेक्टर नहीं मिलता था, उसके लिए हमें वेक्टर पोटेंशियल ए वेक्टर भी चाहिए होता था। एज अर्लियर इक्वेशंस फॉर रो एंड जे वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ ए वेक्टर एंड वी आर। तो हमने स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल कल देखे थे, तब हमने दो इक्वेशंस डिराइव किए थे। एक था डेल स्क्वायर वी प्लस डेल अपॉन डेल टी ऑफ डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर विच इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, और दूसरा था डेल स्क्वायर ए वेक्टर माइनस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डेल स्क्वायर ए वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस डेल वेक्टर इन ब्रैकेट del vector dot a vector, that is divergence of a vector, plus mu 0 epsilon 0 del v upon del t which is equal to minus mu 0 j vector। तो ये हमने कल दो इक्वेशंस डिराइव किए थे। The advantages of Coulomb gauge is that the scalar potential is simple to calculate, but it won't give E total। तो कूलम्ब गेज का यूज़ करके हमें स्केलर पोटेंशियल तो बहुत ही इजीली मिल गया, लेकिन हमें वेक्टर पोटेंशियल नहीं मिल रहा है, और वेक्टर पोटेंशियल नहीं मिल रहा है इसलिए हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी नहीं मिलेगी। इफ़ वी सब्सटीट्यूट इक्वेशन 1 इन 3, तो हमारा इक्वेशन 1 क्या था, डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, उसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया था। उसे अगर हम ये इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या बचेगी, डेल स्क्वायर ए वेक्टर एज इट इज माइनस म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल स्क्वायर अपन डेल टी स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर वो भी एज इट इज माइनस ये डेल वेक्टर और इसके साथ जाएगा, तो ये तो हमें 0 पुट करना है क्योंकि हमारा फर्स्ट इक्वेशन था डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर 0 था, इसलिए ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। तो फिर बचेगा ये माइनस माइनस प्लस माइनस म्यू 0 एप्सिलॉन 0 और ये डेल वेक्टर को बाद में लिखा है और डेल वी अपॉन डेल टी। तो यहाँ पे खाली रीअरेंज किया, ये म्यू 0 एप्सिलॉन 0 को पहले लिखा और फिर ये जो डेल वेक्टर है उसे लिखा और डेल वी अपॉन डेल टी विच इज इक्वल्स टू माइनस म्यू 0 जे वेक्टर। तो इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि अगर हमें जे वेक्टर को फाइंड करना है तो उसके लिए भी हमें स्केलर पोटेंशियल v और वेक्टर पोटेंशियल भी चाहिए। तो दिस शोज दैट व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग जे वेक्टर इट नीड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ बोथ स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल। तो इसके लिए भी हमें स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल दोनों चाहिए। तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि एक तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी और जे वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए भी हमें स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल दोनों की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो हमें कूलम्ब गेज से नहीं मिलेगा। तो कूलम्ब गेज के सॉल्यूशन के लिए फिर दूसरा गेज आता है लॉरेंस गेज। तो अब नेक्स्ट हम लॉरेंस गेज देखेंगे। अब लॉरेंस गेज, to solve both the problem introducing a new gauge that is Lorentz gauge। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो कूलम्ब गेज में दो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए लॉरेंस गेज है। तो इसमें हम लेंगे डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर विच इज इक्वल्स टू माइनस म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल वी अपॉन डेल टी। तो याद रखना है कूलम्ब गेज में हमने डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर को 0 लिया था और लॉरेंस गेज में हम डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर को माइनस म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल वी अपॉन डेल टी ले रहे। तो इसे हमें इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया।
अब सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। तो हमारा इक्वेशन 3 क्या था, मैंने यहाँ पे लिखा है डेल स्क्वायर ए वेक्टर माइनस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डेल स्क्वायर ए वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस डेल वेक्टर इन ब्रैकेट डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डेल वी अपॉन डेल टी विच इज इक्वल्स टू माइनस म्यू ज़ीरो जे वेक्टर। तो ये हमारा इक्वेशन 3 था, उसमें हम डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर मतलब कि यहाँ पे हम माइनस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डेल वी अपॉन डेल टी पुट करेंगे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म जो है वो तो एज इट इज़ रहेगी, डेल स्क्वायर ए वेक्टर माइनस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डेल स्क्वायर ए वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम माइनस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डेल वी अपॉन डेल टी पुट करेंगे तो ये माइनस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डेल वी अपॉन डेल टी और ये प्लस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डेल वी अपॉन डेल टी। तो ये पूरा ब्रैकेट ज़ीरो हो जाएगा, फिर डेल वेक्टर के साथ ज़ीरो तो ज़ीरो ही होगा, इसलिए ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी और इक्वल्स टू में माइनस म्यू ज़ीरो जे वेक्टर आ जाएगा। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 5 बोल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 4 याद रखना, डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर विच इज इक्वल्स टू माइनस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डेल वी अपॉन डेल टी। उसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। यहाँ पे हमारा इक्वेशन 2 है डेल स्क्वायर वी प्लस डेल अपॉन डेल टी इन ब्रैकेट डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर विच इज इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। ये हमारा इक्वेशन 2 और आगे हमने जो इक्वेशन 3 देखा वो दोनों हमने कल स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल जब डिफाइन कर रहे थे तब हमने डिराइव किए थे। तो उसमें अभी यहाँ पे इक्वेशन 4 पुट करना है, डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो उसकी जगह हमें क्या पुट करना है, माइनस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डेल वी अपॉन डेल टी। तो ये डेल स्क्वायर भी एज इट इज़ रहेगा प्लस डेल अपॉन डेल टी भी एज इट इज़ रहेगा और ब्रैकेट में इसकी जगह पे माइनस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डेल वी अपॉन डेल टी हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। तो फिर विच इम्प्लाइज डेल स्क्वायर वी ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो को बाहर लिखा है और ये डेल अपॉन डेल टी और यहाँ पे भी डेल अपॉन डेल टी है, तो वो डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर हो जाएगा और v एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। यहाँ पे भी खाली टर्म्स को रीअरेंज किया है, ये डेल अपॉन डेल टी को अंदर मल्टीप्लाई किया है तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर हो गया है, सिंपल। इसे इक्वेशन नंबर 6 बोल देंगे। So when dealing with vector terms, we need to calculate only vector quantities as well as scalar. तो जब भी हम वेक्टर टर्म्स के साथ डील कर रहे हैं तो हमें खाली वेक्टर क्वांटिटीज को ही करना है, स्केलर को नहीं करना है। Thus Lorentz gauge treats v and a vector in same way with same differential operator. तो जो हमारा स्केलर पोटेंशियल है और जो हमारा वेक्टर पोटेंशियल है वो दोनों को एक सेम डिफरेंशियल ऑपरेटर से डील करता है। वो हम अभी आगे देखते हैं कि वो डिफरेंशियल ऑपरेटर कौन सा है। तो अभी हमने जो 5th और 6th इक्वेशन डिराइव किया वो था डेल स्क्वायर ए वेक्टर माइनस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डेल स्क्वायर ए वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस म्यू ज़ीरो जे वेक्टर, और दूसरा था डेल स्क्वायर वी माइनस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर वी माइनस विच इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वेक्टर पोटेंशियल है और जो स्केलर पोटेंशियल है दोनों को सेम ही ऑपरेटर हो रहा है। यहाँ पे ए वेक्टर के साथ डेल स्क्वायर है, यहाँ पे वी के साथ डेल स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए वेक्टर के साथ माइनस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर है और सिमिलरली यहाँ पे भी वी के साथ वही है। तो हम इन शॉर्ट डेल स्क्वायर माइनस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर। तो ये जो सिंबल है उसे डी एलम्बर्टियन बोलते हैं। तो फर्स्ट डेल स्क्वायर वी डी एलम्बर्टियन ऑफ वी इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो और डी एलम्बर्टियन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस म्यू ज़ीरो जे वेक्टर। तो द अबव टू इक्वेशंस आर 4 डायमेंशनल वर्जन्स ऑफ पॉइसन इक्वेशन। तो ये जो दो इक्वेशन हमें मिल रहे हैं वो 4 डायमेंशनल पॉइसन्स इक्वेशन है। In the Lorentz gauge, v and a vector satisfy the inhomogeneous wave equation with a source on the right. तो यहाँ पे रो और जे वेक्टर है तो वो सेटिस्फाई करते हैं लॉरेंस गेज के हिसाब से स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल दोनों में। थैंक यू।